को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी कक्षाओं के लिए जो प्रारंभिक व्याकरण के जो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रायः सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं कि भाषा किस धातु से बना है, भाषा शब्द, भाषा के पार्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद भाषा और बोली में अंतर क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण का भाषा से क्या संबंध है, क्या उपयोगिता है, व्याकरण के पार्ट्स कितने हैं। उसके बाद लिपि की डेफिनेशन, उनकी विशेषताएं। तो इन सारे विषयों पर आज सूक्ष्म रूप से चर्चा होने वाली हैं, जो कि आप सभी के लिए लाभप्रद हैं, बड़े ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि आपने पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कि भाषा जो शब्द है वह भाष धातु से बना है। ये मैं आपको बता दूं कि हर एक वर्ड का एक मूल होता है, एक धातु होती है। मतलब हर एक शब्द का एक मूल होता है, मूल शब्द होता है। उस मूल से ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ऐसे एक भाषा एक शब्द है। भाषा शब्द में भाष धातु है। भाष अर्थात जैसे आप पढ़ चुके हैं, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि भाषा है क्या। ध्वनि संकेतों की व्यवस्था। भाषा क्या है? ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। ध्वनि अर्थात साउंड, जो हमें तरह तरह की जो साउंड हमें जो कानों में आवाज़ आती है, जो ध्वनियाँ आती हैं, उसकी एक व्यवस्था, क्योंकि एक निश्चित व्यवस्था, एक क्रमबद्ध व्यवस्था ही भाषा है। ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था भाषा है। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं कि मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति अर्थात हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं दूसरों के प्रति, या हम जो भी कुछ बोलते हैं दूसरों के लिए या दूसरों से सुनते हैं, वो अभिव्यक्ति ही क्या है? भाषा है, भाषा का रूप है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि विचारों के आदान प्रदान करने का एक सामाजिक साधन है। सामाजिक साधन क्यों कहा? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए सामाजिक साधन है विचारों का आदान प्रदान। आदान अर्थात दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावों को, दूसरे की फीलिंग्स को जब हम ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं, वो आदान होता है। और प्रदान, जब अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो प्रदान हो गया। तो विचारों के आदान और प्रदान करने की एक प्रक्रिया, करने का एक सामाजिक साधन है भाषा। अब इन तीनों को संयुक्त रूप से यदि हम देखें, एक डेफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त अर्थात जो प्रसिद्ध अर्थ है उसमें प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है। तो विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है, अभिव्यक्ति ही भाषा है। इसके दो रूप दे दिए गए, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा अर्थात जो मुख से बोली जाए, जैसे शब्द के ऊपर हम जाएं, इसके अर्थ के ऊपर जाएं, तो मौखिक अर्थात मुख से जो बोली जाने वाली भाषा है, मुख से जो अभिव्यक्त की जाने वाली भाषा है, वो मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा जो लिख कर के प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, जैसे लेटर इत्यादि लिखते हैं, ईमेल इत्यादि लिखते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। आइए बोली की तरफ चलते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि जिस क्षेत्र का व्यक्ति जहाँ रहता है, उस क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है। क्लियर? अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाए, भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाए, उसे बोली कहते हैं। जो सीमित अर्थात जो संकुचित, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, है ना, कुछ छोटे नगर होते हैं, उसमें जो एक बोली जाती है, मतलब एक भाषा का एक रूप ही है बोली। भाषा का एक रूप ही है बोली।
कोई अलग नहीं है कि भाई भाषा एक अलग है, बोली एक अलग चीज़ है, नहीं, भाषा का ही एक रूप है छोटा। अंतर ये है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ये जिसका क्षेत्रफल बड़ा होता है और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, जैसे एक पूरा राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, ये एक छोटे गांव नगर छोटे छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली एक बोली, ये हम कह सकते हैं कि भाषा का रूप ही बोली है। आइए व्याकरण का क्या महत्व है भाषा में उसको जान लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शब्दों के शुद्ध स्वरूपों, शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। विशद ज्ञान कराया जाता है, एक विस्तृत ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण हम सरलता से थोड़ा समझे कि कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, एक बार फिर सुनिए, कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि व्याकरण हमें शुद्धता करने की शक्ति देता है, मतलब शुद्धता सिखाता है, कैसे शुद्ध बोला जाए ये व्याकरण सिखाता है। इसके 4 पार्ट है, 4 अंग है। सबसे पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर वर्णों की व्यवस्था, जैसे क ख ग घ अंग अ आ, ये जो व्यवस्था है ये क्रमिक व्यवस्था, इसका उच्चारण कैसे किया जाए, उच्चारण स्थान इसके कौन कौन से हैं, ये वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। दूसरा भेद है व्याकरण का शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की पहचान, शब्दों का उच्चारण, शब्दों की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारा ज्ञान शब्द विचार के अंतर्गत आता है। थर्ड भेद है इसका पद विचार। पदों की उत्पत्ति, शब्द और पद में क्या अंतर है, ये पद विचार के अंतर्गत आता है। वाक्य विचार, एक वाक्य की संरचना कैसे होती है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, इन सभी का ज्ञान वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। तो व्याकरण के 4 पार्ट्स आपने पढ़े, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। लिपि पढ़ते हैं कि लिपि क्या है। लिपि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। वो चाहे किसी की भी भाषा हो, किसी भी देश की भाषा हो, जो उसका लिखित रूप होगा वही एक संज्ञा विधि लिपि कहलाती है। लिखित रूप को लिपि कहते हैं, चाहे किसी की भी भाषा हो। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा हम बोलेंगे, जैसा सुन करके हम लिखेंगे वैसा ही ये लिखी जाएगी, जैसा सुनेंगे जैसा बोलेंगे वैसे ही लिखी जाएगी। तो यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है इसमें, और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, इसकी विशेषताएं हैं। तो यह वीडियो सभी कक्षाओं के लिए है, संयुक्त रूप से बना है और इससे आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू।